पेशकश सॉफ्ट कोर में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में जिस किताब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका अंग्रेजी वर्जन पहले ही प्रकाशित हो चुका है और अब प्रभात प्रकाशन ने इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है। किताब का नाम है ब्लैक वारंट, जिसे तत्कालीन तिहाड़ जेलर सुनील गुप्ता जी ने और पत्रकार सुमित्रा चौधरी जी ने लिखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी प्रिंट में। थैंक यू वेरी मच नूतन। किताब के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। इस किताब में जेल के अंदर की दुनिया कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज से लेकर निर्भया केस के मुख्य आरोपी की मौत तक, रंगा बिल्ला से लेकर अफजल गुरु की फांसी की सच्चाई तक, सब कुछ बड़ी ही साफ गोई से किताब में बताया गया है। अब ज्यादा देर न करते हुए सुनील जी से डायरेक्ट सवाल शुरू करते हैं। सर, आपने अपनी किताब में ऐसे कई खुलासे किए हैं जिनसे कई लोग नाराज हो सकते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जो आपको भी मुश्किल में डाल सकती हैं। तो जब आप ये किताब लिख रहे थे तो आपने इन सारे रिस्क लेने का कैसे सोचा, इस बारे में जरा बताइए। देखिए, जब आप दिल की बात सुनते हो ना तो उसमें तो बहुत लोग नाराज होते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं। तो आई सिंपली गो बाय माई हार्ट, और उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि कोई नाराज होंगे या खुश होंगे। तो जो मुझे लगा जो होता है, देखिए क्या होता है, अगर हम पब्लिक को जो है जो असल में होता है अगर वो चीज हम बता रहे हैं तो पब्लिक उसको समझेगी। अगर उसको मैं जो है एक कलर करके बताऊंगा या उसको दूसरे तरीके से जैसा लोग चाहते हैं उस तरीके से बताऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी जैसे आप देखें कि फिल्मों में ज्यादातर दिखाते हैं जेल एक प्रेस्टीज वो होता है कि फिल्में जो होती हैं, खासकर बॉलीवुड की फिल्में जो होती हैं, उसमें जेल को दिखाना एक प्रेस्टिजियस एक इवेंट होता है, या थाने को दिखाना एक प्रेस्टिजियस इवेंट होता है। उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें दिखाते हैं कैदी जो है पत्थर तोड़ रहे हैं, सिर के ऊपर टोपी रखी हुई है, बड़े बड़े गंदे गंदे कपड़े पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, कैदी नंबर होता है ना, जो कि बिल्कुल मतलब रियलिटी से बहुत दूर है। मैंने तो किसी भी जेल में ऐसा नहीं देखा कि कैदी पत्थर तोड़ते हो। अब बताओ पत्थर कहाँ से, पहाड़ कहाँ से लाएंगे कि वहां पे। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो रियलिटी होती है वो दिखाएं। आप देखें, अगर आप जेल में जैसे एंटर करेंगे, किसी भी जेल का कह रहे हैं, आर्थर रोड जेल का कर लें, तिहाड़ जेल का कर लें, वहां पे जो आपको प्रिजनर मिलेंगे बिल्कुल जैसे हम बाहर के समाज में जैसे हमें कोई मिलता है, बिल्कुल वो वैसे ही मिलते हैं। कोई उसमें कोई कैदी नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि नजर आ रही हो कि वो कैदी है। एक जैसे आम आदमी बाहर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही आम आदमी की तरह कैदी जो मिलते हैं। तो मैंने ये शो करने की कोशिश की, जैसे मैंने चार्ल्स सोबराज का बताया। अब चार्ल्स सोबराज क्या गया, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कोई अफसर है जेल का, मैं उसको देख के खड़ा भी हो गया, पर बाद में पता लगा कि वो चार्ल्स सोबराज है। तो मैंने उसमें रियलिटी जो है, रियलिटी बताने की कोशिश की है कि जेलें कैसी होती है। सर, चार्ल्स शोबराज का जिक्र आपने किया, मेरा अगला सवाल उन्हीं से है कि जब आप पहली बार गए जेल में और अपना अपॉइंटमेंट लेटर आपने लिया तो उसका इतना रौब था। आपने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उसकी बहुत चलती थी जेल के अंदर जबकि वो एक कैदी था। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? देखें, अभी भी है, जैसे आपने अभी देखा होगा सुकेश चंद्रशेखर का केस चल रहा है। सुकेश चंद्रशेखर के केस में भी यही लग रहा है कि जेल तो क्या चला रहा था, सुकेश चंद्रशेखर ही जेल चला रहा है। तो ऐसे ये होता रहा। मैंने देखा है कि ये लगभग सभी जेलों में है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल जो प्रिजनर होते हैं उनकी कोशिश होती है वन अपमैनशिप की। उनकी कोशिश होती है कि जेल को वो चलाए, जेलर जेल को ना चलाए। तो उस टाइम पे चार्ल्स सोबराज था, उसका हमने सुना था कि उसने जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है उसकी कोई रिकॉर्डिंग की हुई थी, डिक्टाफोन था उसके पास, जिसमें उसने रिकॉर्डिंग की हुई थी कि जेल सुप्रिंटेंडेंट उससे पैसे मांग रहा है, उसने पैसे मांग रहा है, उसने फिर पैसे दिए हैं, इस चीज की उसके पास रिकॉर्डिंग थी। तो उससे वो ब्लैकमेल करता था। उस टाइम पे 81 में जो है इतनी अभी जो हमारी जो आईटी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी।
तो वो उसी डिक्टाफोन से जो है रिकॉर्डिंग करके उनको जो है ब्लैकमेल करता था। तो वो एक तरह की उस टाइम पे अगर आपको पुराने टाइम के अखबार उठा के देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे, तो उसमें आर्टिकल्स आते थे कि चार्ल्स सोबर्स इज रूलिंग तिहाड़। जब वो रूल करने का वो उस टाइम पे होता था और अब भी है वो। तो मैंने इसलिए बिल्कुल सिंपल उसमें बताया है उसको। सिस्टम को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब एक बड़े अफसर, जजेस, कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब काम स्मूथली जब तक चलता रहे, चाहे जैसे चले चलता रहे बस, ये नहीं, आप मेन हाँ, इसमें बात ये होता है कि अब जैसे सुकेश चंद्रशेखर का केस ले लें जो कि लेटेस्ट है। जी। अब आप देखिए सेशन जज जो है जेल में विजिट कर रहा है और जेल को वो काफी अच्छे वो मार्क्स दे रहा है। जो रोहिणी जेल है उसको सेशन जज ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट उसको दी हुई थी कि ये बहुत अच्छी जेल है, आइडियल जेल है। तो जब एक सेशन जज विजिट कर रहा है आपके यहाँ नॉन ऑफिशियल विजिटर्स, एक बोर्ड होता है वो विजिट कर रहे हैं, आपका डीजी विजिट कर रहा है, और बड़े बड़े वो है जजेस आते रहते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो विजिट कर रहे हैं, और सब आपको जब इतने अच्छे मार्क्स दे रहे हैं तो इट मीन्स कि सिस्टम में कुछ कमी पेशी है जिसकी वजह से प्रिजनर जो है वहां पे राज कर रहे हैं। सर, आपने अपने, जब आपकी नियुक्ति हो गई जेल में, आपने पहली फांसी जो आपने देखी, आपने किताब में लिखा है कि आपने सिर्फ फिल्मों में देखी थी या किताबों में पढ़ा था फांसी के बारे में, लेकिन आपने जब रंगा बिल्ला का जिक्र जो आपने किया है किताब में, उनकी फांसी देखी। फांसी अपने आप में ही एक क्रूर प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद भी जो रंगा की जो फांसी का जिक्र आपने किया कि उसकी फांसी के बाद उसकी नब्ज चल रही थी, उसके बाद एक व्यक्ति को नीचे भेजा गया, उसे उसके पैर पकड़ के खींचे गए कि उसकी मौत हो सके। ये मतलब जब काफी इनह्यूमेन है, आपने ये एक्सपीरियंस किया, असल में जरा बताइए कि कैसा रहा वो आपके लिए, पहला, एक तो आपकी पहला फांसी का वाकया और ऊपर से इतना इनह्यूमेन हो गया वो। देखिए, जब ये पहली फांसी जब रंगाबिला की देखी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। उस समय मैं 22 साल का था, ओ। बहुत एक्साइटेड था, बड़ा एक्साइटेड था कि मेरे को फांसी देखने को मिल रही है। तो आ, अलग सा ही जेल की नौकरी अगर आप करते हैं तो आपको अलग सा एक्सपीरियंस होता है। आप देखते हैं कि हम लोग तो बाहर भी सब कुछ होते हुए भी हम कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया, रोते रहते, कईयों की आदत होती है ना रोते रहने की। जी। वो जेल में उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं था उनके पास, उनको पता था कि वो लटकने जा रहे हैं, उसके बावजूद खुश रहते थे। रंगा, वो जो रंगा बिल्ला की बात आप कर रहे हैं, रंगा का बड़ा फेवरेट डायलॉग होता था, रंगा खुश, वो करके सारा दिन हंसता रहता था वहां पे, जबकि उसको पता था कि कुछ दिनों में उसको जो है फांसी जो है मिलेगी। तो उस समय क्या है कि जो फांसी की क्रिया जो है ये बहुत क्लोज होती थी। क्लोज इन द सेंस कि जब आपने फांसी दे दी तो कोई उसको सुपरवाइज नहीं करता था, जो जेल अथॉरिटीज ने कर दिया वो फाइनल होता था। जी। तो मुझे याद है मेरे से पहले मैंने जब 81 में ज्वाइन किया था, तो जब किसी को फांसी दी तो उसकी गर्दन ऊपर रह गई और बॉडी नीचे गिर गई। उसकी बॉडी काफी भारी थी, पर क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं था, हर एक को ये मतलब होता था कि उसकी जान निकल जानी चाहिए। ओके। अगर उसकी जान निकल गई तो वो कहते बस उसकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जानी चाहिए। खाली सबका एक ही, जेल सुप्रिंटेंडेंट का या जो भी लोग वहाँ विजिटर होते थे, उनका ये होता था उसकी जान निकल जानी चाहिए, और उसके आगे कुछ वो नहीं होता था। जबकि अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है शत्रुघ्न चौहान में, उन्होंने कहा कि नहीं, जब आपने उसकी वो जान ले ली, आपने आपने उसकी जान जो है प्रक्रिया के हिसाब से ली है या नहीं ली, इसके लिए उन्होंने पोस्टमार्टम के उसमें लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो उसमें वो उसकी जुडिशरी के लेवल पे उसकी जांच होगी कि इसकी फांसी जो है जो प्रक्रिया दी है उसके हिसाब से हुई है कि नहीं। आपने किताब में भी जिक्र किया है इसका। हाँ हाँ, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। तो ऐसे ही जब इनको फांसी दी गई तो हम बड़े इसमें होता क्या फांसी में कि जैसे ही आदमी फंदे से नीचे लटकता है, अगर वो बहुत हल्का होता है तो उसकी जान थोड़ी देर में जाती है, और अगर भारी होते है, उसकी बॉडी भारी होती है, तो
जान उसकी एकदम निकल जाती है। अब जो रंगा था ये काफी हल्का था, बिल्कुल इसका वेट में फिर 45-50 किलो होगा। तो बिल्ला जो था इन दोनों को इकट्ठा लटकाया था, तो इनको जैसे ही लटकाया, बिल्ले की जान तो एकदम निकल गई थी, क्योंकि हमें एकदम पता लग गया, तो उसकी जीभ वगैरह जैसे बाहर आ जाती है। पर रंगा का हमने देखा कि ये सांस ले रहा था। 2 घंटे बाद जब उसका देखा तो वो सांस ले रहा था। तो ये हमने कहा ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। और खासकर जब मैं था, मैं ये कई उस टाइम पे ना काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग सुनते थे जब जेल की नौकरी में नहीं आए थे। वो ये थे कि एक केस में जो है उन्होंने कहा कि इसको फांसी पे लटका दो। फांसी पे जैसे उसको लटकाया तो उसकी जान नहीं निकली, तो उसके वकील ने एकदम कोर्ट में लगा दिया कि आपने तो फांसी पे लटकाने के लिए कहा था, आपने उसके बाद आपने उसके बाद का नहीं कहा था, तो उसको फांसी की सजा स्टे हो गई थी। तो हमने ये वाली चीजें सुनी हुई थी। तो इसका जब था तो हमने कहा ये तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, 2 घंटे के बाद भी नहीं मरा। तो फिर हमारे एक सिपाही ने क्या किया, उसकी टांग पकड़ के वो लटक गया उससे। तो जैसे ही वो लटका तो उसकी जान जो है निकल गई थी। मतलब जब डॉक्टर ने वो देखा तो उसकी जान निकल गई थी। तो ये चीजें करनी पड़ती थी तब उस टाइम पे, क्योंकि हमें कंप्लायंस देनी है कि आपने उसको फांसी पे लटका दिया। इसके अलावा जो दूसरी फांसी का जिक्र, मकबूल भट्ट की फांसी का जो जिक्र किया है, वो काफी मुझे रोचक लगा किस्सा। कि उसके बाद ये अफवाह हो गई या फिर ये बात हो गई कि फांसी कोठी में जो है भूत प्रेत या आत्मा का जो आत्मा दिखती है। आपने ये भी कहा कि एक कैदी ने ये भी कहा कि उसने देखा मकबूल भट्ट को सफेद कुर्ता पजामा में। क्या अब भी ये चलन है? अभी लोग मानते हैं कि वहां पर ये आप अभी भी है। मकबूल भट्ट का तो ऐसा है, एक्चुअली ये होता है, ये आपके प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। मकबूल भट्ट ने वो सभी प्रिजनर्स के साथ जो है उसकी बड़ी हेल्पिंग नेचर होती थी, बहुत हेल्पिंग नेचर होती थी। तो उसने सभी के साथ इतना प्रेम रखा हुआ था, प्रेम भाव था उसका वहां पे। उसको जब फांसी पे लटकाया तो बहुत सारे लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया। मतलब इवन आप लगा लो हमारी आधी जेल ने उस दिन खाना नहीं खाया जब उसको लटकाया, क्योंकि एक प्रेम भाव, एक रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद हमारे कई सिपाही थे, क्योंकि वो मकबूल भट्ट का क्या था, उसके पास जो भी जाता था उसकी हेल्प करता था। हम किसी प्रिजनर को जो है अगर हमने मीमो दी है या किसी स्टाफ को हमने कुछ चार्जशीट दी है, वो सारे लोग जवाब बनवाने के लिए मकबूल भट्ट के पास जाते। मकबूल भट्ट जो है उनका जवाब जो है बनाता। मतलब एक देखें आप, एक कम्युनिटी, एक हमारी जैसी फैमिली होती है, उस तरीके से हम लोग सब रहते होते हैं, चाहे किसी ने जितना मर्जी हीनियस ऑफेंस क्यों ना किया हो। ऐसा कह सकते हैं कि बाहरी दुनिया में चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, जेल के अंदर मतलब उसे उस क्राइम के बेसिस पे जज नहीं किया गया। एकदम आम लोग जैसे रहते हैं उसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं तिहाड़ में, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अगर नहीं तो मैं आपको दिखाता तिहाड़। वहां पे किसी ने जितना मर्जी गंदा हीनियस क्राइम बाहर क्यों ना किया, हम उसको क्रिमिनल की उस नजर से नहीं देखते। हम उसको देखते हैं, हम उसको देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कहीं वो एस्केप तो नहीं करेगा, जेल से भागेगा तो नहीं। दूसरा हम देखते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर अटैक तो नहीं करेगा। ये दो चीजें अगर होती हैं कि किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा या एस्केप नहीं करेगा, जब ये चीजें रहती हैं तो उसको हम एक जनरल वार्ड में रख देते हैं। जिस जनरल वार्ड में रखते हैं, जैसे उसमें 30-35-40 लोग अगर उस जनरल वार्ड में, एक जनरल बैरिक में है, आप लोग इनका देखेंगे शाम को भंगड़ा डालते रहते हैं, सर इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं। किसी के घर से कोई खाना आया होता है तो वो उसको दूसरे को खिलाता है, दूसरा उसको खिलाता है। ऐसे करके पूरा एक कम्युनिटी शेप होती है जेल के अंदर। और हम भी जो होते हैं, आप जैसे कई बार क्या होता है, किसी प्रिजनर के घर से जो है कुछ खास खाने के लिए आया है, तो वो आके जेलर वो अगर कहता है सर ये मेरे गांव से है, बड़ी दूर से है, तो उसकी होती है थोड़ा सा आप चख लो इसका। तो हम चख लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। तो उसी चीज का फायदा चार्ल्स सोबरा ने, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है, जब 86 में चार्ल्स सोबरा ने जेल से एस्केप किया, उसने उसी फैमिली एटमोस्फियर जो हमारा जेल के अंदर होता है, उसको उसने एक इंटरवीन किया था। क्योंकि हमें उससे विश्वास था कि वो जब हमारे साथ
14-15 साल से हमारे साथ रह रहा है, तो हमारे साथ कोई गलत चीज वो नहीं करेगा, पर उसने गलत चीज की, चीटिंग की और वो एस्केप कर गया। तो एक हमारा ये सिस्टम जेल का ऐसा होता है, जैसे मकबूल भट्ट की बात पे मैं दोबारा आते हुए, कि मकबूल भट्ट भी एक, जैसे हमारे को लगता था कि हमारी एक फैमिली का मेंबर है, क्योंकि हमारा आप देखें जो जेलर होता है उसका अपने घर में तो खाली सोने के लिए जाता है। जी। सारा दिन सवेरे 6 बजे उसकी जेल खुलती है, सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक वो जेल में रहता है। तो हमारी अपनी फैमिली जो है उसके आगे छोटी पड़ जाती है, और जो ये जेल की फैमिली होती है ये हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमें अगर जेल के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना है और डिसिप्लिन रहता है तो हमें रात को नींद आती है। अगर जेल के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता तो इवन रात को हमें नींद नहीं आती। तो उसी में जब इसका मकबूल भट्ट का मैं जैसे बता रहा था कि उसको जब हुआ तो बहुतों ने खाना नहीं खाया उसके, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कई सिपाही थे, वो रात को कहते हैं कि हमने इसको मकबूल भट्ट, क्योंकि मकबूल भट्ट एक पहला केस ऐसा था कि जिसको जेल के अंदर दफनाया गया। मतलब किसी को भी आप सिक्योरिटी रीजन से जेल के अंदर दफना सकते हो, पर दैट वाज द फर्स्ट केस जिसमें कि उसको फांसी देने के बाद उसको जेल के अंदर ही जो है उसको दफना दिया था। तो उस तरफ हमारे कई सिपाही जब देखते थे कि सर हमने वहां देखा था उसको, वो सफेद कपड़े पहन के खड़ा था, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता था कि उसको फांसी जो है लग चुकी है। ऐसे हमारे प्रिजनर रात को चिल्लाना शुरू कर देते थे, हम कहते थे भाई क्या हुआ, वो कहते जी मकबूल भट्ट आया था। वो मकबूल भट्ट कह रहा था कि, मतलब डिफरेंट तरह की कहानियां होती थी कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरीके की बातें होती थी। तो काफी अभी भी है, अभी भी कई लोगों को ये होता है कि फलाम प्रिजनर का जो भूत आया है, तो अभी भी आता रहता है। सर आपने पॉजिटिव साइड्स बताई थी, एक परिवार की तरह रहते हैं, खाना जेल कैदियों का जो आता है, जेल का जो स्टाफ होता है वो खाते हैं, शेयर करते हैं। वहीं जो अगर नेगेटिव चीजों पर बात की जाए तो जेल में आपने भी लिखा है कि एक जगह ऐसी है जब कैमरे नहीं लगे हैं, कभी किसी को लड़ाई झगड़ा करना हो तो वहां आ जाते हैं, और एक दूसरे के साथ कैदियों का जो व्यवहार है, मारना पीटना, ये सारी घटनाओं का भी आपने काफी ही साफगोई से जिक्र किया है किताब में। उस बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ऐसा कैसे जेल में संभव हो पाता था, और एज अ जेलर आप कैसे इन सारी परिस्थितियों से जूझते थे। देखिए क्या होता है कि जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में क्या होता है कि एक बच्चा आपका बहुत स्टूडियस होता है, एक बच्चा कम स्टडी करता होता है, और अलग अलग उसमें होते हैं। ऐसे हमारे जैसे ये जेल का एक परिवार होता है, उसमें कोई ज्यादातर, तो मैं आपको बताऊं 90% हमारे यहाँ प्रिजनर जो होते हैं दे आर लॉ अबाइडिंग। वो बिल्कुल कानून के हिसाब से चलते हैं, वो कभी सोचते भी नहीं कि कानून को तोड़ेंगे। 90%। 10% प्रिजनर होते हैं जो कि जिनका होता है कि वो कानून को तोड़ना। वो 10 में से भी मैं बताऊं आपको 5% ही ऐसे होते हैं जो कि जिनको संतुष्टि नहीं मिलती जब तक वो कानून को तोड़ते नहीं। वो कानून को कैसे तोड़ेंगे? अगर उनको नशे की आदत है तो कहीं से भी होगा, उनको नशा चाहिए। मैं आपको अगर 81 की बात बताऊं तो हमारे यहाँ प्रिजनर क्या करते थे कि उस टाइम पे स्मैक वगैरह का तो नशा आया नहीं था। उस समय भी बीड़ी तंबाकू वगैरह ये तो हम जेल के अंदर बेचते थे। उस टाइम पे बीड़ी तंबाकू जेल के अंदर बैन नहीं था, ये बैन हमारा 95 में हुआ। तो प्रिजनर क्या करते थे कि ये एक मैंड्रेक्स की गोली होती थी, आपने भी शायद सुना होगा, नींद की गोलियां होती है मैंड्रेक्स। मैंड्रेक्स की गोली होती थी, वो खा लेते थे। और खाने के बाद उनका जब सिर एकदम हल्का हो जाता था, तो तब वो क्या करते थे कि किसी को पत्थर मार देना, किसी को ब्लेड मार देना, किसी को किसी और तरीके का जो है नुकसान पहुंचा देना। तो इस तरीके का ये जेलों में होता रहता है। तो ये 5% ही प्रिजनर होते हैं। किरण बेदी जी का जिक्र आपने किया, और उसमें उनकी जो सोच थी कि पाप से नफरत, मतलब जिसने पाप किया है उससे नफरत मत करो, जिसने
जो पाप है सिर्फ उससे नफरत करो। उनके आने के बाद से आपने आपने बताया कि उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ अपने करियर में उनसे सीखा। तो उनके आने के बाद तिहाड़ जेल में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें बेहतर हुई, क्या क्या उन्होंने तैनाती की नई नई, उसके बारे में जरा बताइए। किरण बेदी मेरे सामने जो है ये 8वीं या 9वीं आईजी थी जो आई थी वहां पे। उससे पहले और भी आईजी थे। किरण बेदी का क्या था कि ये एक तो मानवता में सबसे आगे थी। इसका था कि किसी प्रिजनर को आप मारोगे नहीं। उससे पहले 3rd डिग्री हमारा जो है बड़ा कॉमन होता था। तो किरण बेदी ने बहुत अच्छी बात कही, जिसका मैं भी बड़ा सपोर्टर था। वो कहती है आप देखो, स्टाफ को उसने कहा कि देखो आप मारते किसको, आप मारते हो ऐसे आदमी को मारते हो जो पैसे वाला होता है। उसके लिए ओबियस रीजन है कि आप पैसे वाले को मार रहे हो कि आपको पैसा दे, ठीक है। कि आप बिल्कुल गरीब आदमी को मार रहे हो। अपनी एक सैडिस्टिक प्लेयर होती है कि हम जेलर हैं या हम पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, एक सैडिस्टिक प्लेयर होती है, उसके लिए करते हो। आप किसी बदमाश को हाथ लगा के दिखाओ ना, आप किसी गैंगस्टर को हाथ लगा के दिखाओ ना, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बल्कि उनके साथ तो हमारे यहाँ क्या होता है जेल में कि गैंगस्टर वगैरह जैसे होते हैं, जैसे एक त्यागी गैंग का आया या कोई गुर्जर गैंग का आया या कोई और मीना गैंग का आया, हमारे स्टाफ के लोग जो है उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर। मुझे याद है जब त्यागी गैंग का विनोद त्यागी जो नाम का एक बहुत बड़ा बदमाश था जेल में आया था, तो हमारे स्टाफ के लोग, हमें नहीं पता था कि ये त्यागी है, उन्होंने अपने नाम के आगे त्यागी डोमिनेंटली करके शो करना शुरू कर दिया, दिखाने के लिए कि हम त्यागी गैंग के साथ जो है मिले हुए। ऐसे गुजर गुजर उसका वो आया, तो गुर्जर के उसमें भी लोगों ने अपने नाम के आगे गुर्जर लिखना शुरू कर दिया। क्यों? ये दिखाने के लिए कि हम भी गुर्जर हैं, हम कम नहीं है। ये सब होते हैं, एक्सटॉर्शन के तरीके होते हैं। तो किरण बेदी ने जो सबसे पहला उसने डिसीजन लिया, उसने ये कहा कि आप किसी की पिटाई नहीं लगाओगे। जब आप किसी की पिटाई नहीं लगाओगे तो हमारे स्टाफ में बड़ा रेजिस्टेंस हुआ कि आप पिटाई के लिए मना क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो जेल चलेगी नहीं। उनका ये था जेल चलेगी नहीं ऐसे। तो उसने फिर जब ये सारा लॉजिक दिया कि आप मारते किसको है, आप गैंगस्टर को तो कभी मारते ही नहीं है, तो उसने जब ये लॉजिक दिया तो हमने बड़ा स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स करना शुरू किया कि जहां भी कंप्लेंट आती थी कि किसी स्टाफ वाले ने किसी प्रिजनर को मारा है, हम फौरन उसके ऊपर एक्शन लेते थे। इससे कोई पॉजिटिव चेंजेस आए? हाँ, इससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। एक तो ये कि मार पिटाई जो है बंद हो गई। इससे क्या होता है, देखो, जब एक प्रिजनर को उसको विश्वास हो जाता है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, जब उसको लगता है कि यहाँ रूल की इज्जत होती है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। खासकर जब तक जेल में है वो गलत काम नहीं करेगा। तो किरण बेदी ने एक रूल ऑफ लॉ को जो है वहां पे एनफोर्स करवाया। और दूसरा उसने क्या किया कि उसका वो सुबह सुबह जैसे 9 बजे आना, उसने आते सर वो जेल के अंदर जहाँ प्रिजनर्स लॉज होते हैं वहां घुस जाती थी और वहां जाके प्रिजनर से पूछती थी कि तुम्हें किसी ने कुछ तंग तो नहीं किया, तुम्हें खाने पीने की सब चीजें मिल रही हैं, या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा स्टेप होता था कि आप किसी भी जेल में घुस जाओ सवेरे 9 बजे, जबकि जेलर 9:30 10 बजे आता था, तो उससे पहले घुस के वो सबसे वो फीडबैक ले लेती। और उसके बाद एक मीटिंग होती थी हमारी, हम खाना सब इकट्ठे खाते थे। किरण बेदी अपना खाना लाती थी, हम लोग अपना खाना, जो गेस्टेड ऑफिसर्स है, हम अपना खाना लेके आते थे और सारे हम इकट्ठे मिलके खाना खाते थे। तो उसमें फिर ये चीज डिस्कस होती थी कि इस जेल में ये कमी थी, इस केस में, इस जेल में ये कमी थी, इस जेल में ये कमी थी। उससे क्या होता था कि जो जेलर थे डिफरेंट जेलों के, उस टाइम पे 4 जेलें होती थी, तो उनमें आपस में कंपटीशन रहता था कि मेरी जेल से कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए। वो सोचता था, वो दूसरा जेलर कहता था मेरी जेल से कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए। एक अच्छाई के लिए कंपटीशन होता था, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और दूसरा उसमें क्या है कि जब वो प्रिजनर से खुद बात करी, उसने कोई
सजेशन या कोई सर्कुलर सपोज उसने अगर कुछ पहले निकाला है, उसको ये पता लग जाता था कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं हेडक्वार्टर से, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा लगेगा सुन के, उसका ये प्रिजनर्स के साथ इंटरेक्शन इतना, वो उसका गहरा इंटरेक्शन होता था। जैसी वो जाती थी, प्रिजनर ऑटोमेटिकली तालियां मारनी शुरू कर देते, जिस जगह भी जाती थी वो ताली मारनी शुरू कर देते थे। वो बल्कि लोग हैरान होते थे कि यार ये क्या, जैसे कोई जजिस आए हुए हैं तो जजिस बात अगर उनसे कर रहे हैं और ऊपर से किरण बेदी आ गई तो इसको देखते ही ताली मारनी शुरू कर देते। तो वो इतने खुश होते थे, उनको उनके चेहरे पे इतनी खुशी होती थी कि कोई हमारा प्रोटेक्टर, हमारा मसीहा जो है कोई यहाँ पे है। तो एक बार क्या हुआ कि किरण बेदी ने वो ये लगा कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ एक पार्टिकुलर जेल में, वहां पे उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। मतलब वहां पे प्रिजनर्स तक वो बात पहुंच ही नहीं रही जो मैं कह रही। जी। उन्होंने फिर क्या किया कि जेलों में पंचायत सिस्टम शुरू किया। तो उसमें पंचायत सिस्टम मतलब हर एक प्रिजनर जो है वो, जैसे एक वार्ड में अगर 500 लोग हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते थे, जो कि उस जेल को वो चलाते थे, मतलब हेल्प करते थे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की जेल को चलाने में। जैसे खाने की जो जो हमारा जेल में खाना बनता है उसके लिए एक अलग पंचायत बना ली, जो लीगल एड है उसके लिए अलग पंचायत बना ली, उसके बाद डिसिप्लिन जो है उसके लिए अलग पंचायत बना ली, उसके अलावा जो मीटिंग होती है प्रिजनर्स की अपने घर वालों से उसके लिए अलग पंचायत बना ली। तो उसने सारी पंचायत बना के इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसने फिर डायरेक्टली उनसे बात करना शुरू किया। जब उनसे बात करना शुरू किया तो हर एक सुप्रिंटेंडेंट या जेल का जो ऑफिसर होता था उसको ये डर होता था कि अगर हमने ये अगर हमारी शिकायत जो है उन्होंने किरण बेदी को ये पंचायत वालों ने दे दी तो हमारे लिए जो है नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने मतलब इस तरीके से अपना इम्प्लीमेंटेशन कराया कि वो सीधी जाके प्रिजनर से ही बात करती थी, स्टाफ वालों से कई उसने कहा कि क्योंकि आप मेरे को कंप्लायंस ठीक तरीके से नहीं देते, तो उसने सीधी जाके प्रिजनर से बात करनी शुरू कर दी और कंप्लायंस ली। उसको तरीके पता थे कि किस तरीके से जो है जेल को अच्छे तरीके से चलानी है और प्रिजनर्स को न्याय दिलवाना। सर, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय बहुत कम है, तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि इस किताब में फांसी की पूरी प्रक्रिया, किस तरह जल्लाद का जो रोल होता है, बड़ी बड़ी फांसियां, अफजल गुरु, रंगा बिल्ला, इसका बहुत ही साफ गोई से सुनील गुप्ता जी ने जिक्र किया है किताब में। तो सभी सवाल तो मैं इस छोटे से समय में नहीं पूछ पाऊंगी, तो आप लोगों को उसके लिए किताब ही पढ़नी पड़ेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में शामिल होने के लिए और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।